भारत जब आज़ाद हुआ तो दुनिया भर के देशों को, स्पेशली पश्चिम के देश जो विकसित देश थे, उन्हें लगा कि भारत जैसा इतना बड़ा देश लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल पाएगा। भारत का लोकतंत्र फेल हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो भारत का संविधान था वो भी काम नहीं आने वाला है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत का लोकतंत्र इतने सालों बाद आज दुनिया के सामने एक सफल लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। और इसी लोकतंत्र के पर्व में यानी कि इलेक्शन की हम बात करें तो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो चुके हैं, जिसके रिजल्ट भी आ चुके हैं और 18वीं लोकसभा का गठन कुछ समय बाद कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जानना जरूरी है कि जो लोकसभा है वह किस प्रकार से बनती है और किस प्रकार से उस लोकसभा की पहली लोकसभा से लेकर के 17वीं लोकसभा तक की पूरी यात्रा रही है। तो एक नज़र में जल्दी जल्दी हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इस लोकसभा के लिए जो बात की जाए तो हम क्या कहेंगे कि लोक जो संसद है वो क्या है। तो संसद को लेकर के कहा गया है, संसद बनता है राष्ट्रपति से और दो सदन से। दो सदन में से एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। बोलचाल की भाषा में जो लोकसभा होता है उसे निम्न सदन बोला जाता है, जो राज्यसभा होता है उसे उच्च सदन बोला जाता है। अब यह जो लोकसभा होता है वहां पर लोग प्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं, यानी कि जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है चुनाव। जो प्रतिनिधि होते हैं चुनाव के लिए उन्हें जनता वोट दे करके उस सदन में भेजती है। उसके बाद यहां पर अधिकतम सीटों की बात कर ली जाए तो अधिकतम सीट यहां पर 550 भारत के संविधान में निर्धारित हैं, जिसमें 550 में से 530 जो हैं वो हैं राज्यों के लिए और 530 के अलावा जो 20 हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं। लेकिन पिछले लोकसभा की बात की जाए तो उस दौरान जो अधिकतम सीट देखने को मिलती है वह देखने को मिलती है 543 की। 543 सदस्य थे। इसके पहले दो सदस्य और भी थे, लेकिन वो थे एंग्लो इंडियन समुदाय के। और 95वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2009 में यह तय किया गया कि 2020 तक ही ये मान्य रहेंगे, उसके बाद ये नहीं रहेंगे। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो दो सदस्य थे नामित होते थे वह 2020 के बाद से मान्य नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो 25 वर्ष कम से कम पूरे कर लेने चाहिए, यानी कि जो प्रत्याशी है उसकी आयु मिनिमम 25 ईयर। उसके अलावा शपथ ग्रहण करना होगा और एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें उसे बताना होगा कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास रखता है, निष्ठा रखता है और उसकी संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा। उसके बाद उसमें कुछ ऐसी योग्यताएं भी होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर संसद ने कुछ कानून बनाकर स्पष्ट कर दिया है कि संसद का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए, अगर वो कानून संसद ने बनाया है तो उसका भी पालन उसे करना पड़ेगा। उसके अलावा बात की जाए तो निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में उसका कहीं ना कहीं नाम भी होना चाहिए, यानी कि पंजीकृत होना चाहिए। अगर उसका आधार कार्ड होगा, नहीं भी हो तो पंजीकृत होना चाहिए। वो अपना आधार कार्ड वोटर आई कार्ड निकलवा ले। वोटर आई कार्ड होना चाहिए मतदाता के लिए, मतदाता के पास। अब बात आती है, ये सारी योग्यताएं हैं। उसके अलावा एक योग्यता ये अलग से है। वो योग्यता ये कहती है कि मान लीजिए कोई आरक्षित सीट पर किसी को चुनाव लड़ना है, जैसे कि अनुसूचित जाति से संबंधित सीट है या अनुसूचित जनजाति के लिए वह सीट आरक्षित है, तो वहां पर जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जरूरी है उसकी योग्यता के लिए कि वह उसी वर्ग से हो जिस वर्ग के लिए वह सीट आरक्षित है। उसके बाद बात आती है पीठासीन अधिकारी की। जो लोकसभा होता है उसकी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो प्रमुख व्यक्ति होता है जो पूरी प्रक्रिया को आसान बनाता है वह होता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं, पहली बार यह भूमिका निभाई थी जीवी मावलंकर ने, जो भारत के प्रथम स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। अब बात की जाए कि इसके कार्य और शक्तियां क्या होती हैं, तो लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद ही पहली बात तो इसमें चुना जाता है, यानी कि जो भी लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा वह स्वयं लोकसभा का एक सदस्य होगा, चुनाव जीतकर आया होगा। उसके बाद कामकाज का संचालन वह करेगा जो भी लोकसभा के अंदर का कार्य रहेगा। उसके अलावा जैसे वह यह तय करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है, यानी कि मुख्य यह है कि धन विधेयक है या नहीं, यह बात वह स्पष्ट करेगा। उसके बाद सदन में मान लीजिए कोई अनुशासन या मर्यादा बनाए रखने की बात है और वह अनुशासन या मर्यादा नहीं बनाए रख पाता है कोई व्यक्ति, कोई सदस्य, तो उसे वह दंडित भी कर सकता है। फिर उसके बाद बात आती है कुछ और कार्य, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इस प्रकार के जो कार्य हैं, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव या संकल्प हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की अनुमति लोकसभा का अध्यक्ष ही देता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी वो करता है। और वरीयता क्रम की बात करें तो भारत में वरीयता क्रम के आधार पर सबसे ऊपर से आगे बढ़ेंगे तो 6वें नंबर पर है। 6वें नंबर पर मुख्य न्यायाधीश के साथ में 6वें स्थान को साझा करता है।
उसके बाद मान लीजिए कोई विधेयक पारित हो चुका है लोकसभा में और राज्यसभा में उसे विचार के लिए भेजा जाना है, तो लोकसभा में अंतिम रूप से वह तब पारित होगा जब उस पर जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष हस्ताक्षर कर देगा, यानी कि विधेयक को राज्यसभा में भेजने के पहले लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर चाहिए, अगर विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आया है तो। फिर उसके बाद बराबरी की स्थिति कहीं किसी मामले में होती है, वोटिंग के मामले में, तो जो कौन देगा अपना वोट, वह देगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो मान लीजिए कि संयुक्त बैठक होती है तो वहां पे अध्यक्षता कर रहा है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। और दूसरी बात, वोटिंग देने के मामले में भी अगर कहीं पे बात अटती है तो कौन देता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 93, 94 और 95। 93 में जो बात है लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। 94 में बात है लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है रिक्त है या पद त्याग है या पद से हटाए जाने के प्रावधान है। और 95 में है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने अथवा उसके दायित्वों का निर्वाह करने की उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्तियों का उल्लेख है। मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष के पद पर किसी व्यक्ति को दायित्व मिलता है, जैसे उपाध्यक्ष को मिलता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है वो इसमें मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है मंत्रिपरिषद की। जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है सरकार उसकी बनती है, तो मंत्रिपरिषद किसके बनेगी, जो बहुमत प्राप्त पार्टी होगी। अब यहां से किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा, लोकसभा में बहुमत का समर्थन जिसे मिलेगा, जिसको लोग बहुमत, जैसे किसी पार्टी के पास बहुमत है तो वो पार्टी तय करेगी कि उस किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। बाद में फिर होगा क्या कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, अनुच्छेद 75(1) के माध्यम से यह प्रावधान मिलता है। और उसके बाद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद चाहिए, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री के बताने पर राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह मंत्री परिषद रहता है। और अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री तो तय कर देता है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन होगा, लेकिन नियुक्त कौन कर रहा है, वह राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है, अधिकतम जितनी भी संख्या है, उसका 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए मंत्रिपरिषद में। अब उसके बाद देखिए लोकसभा से जुड़े प्रमुख रोचक तथ्य। अधिकतम का मतलब यहां पे जो मैंने बोला ना कि 15%, जितने मौजूद हैं सदस्य, जितने अभी अवेलेबल हैं सदस्य, जैसे कि 543 है अभी, तो 543 में का 15% जो होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब आगे की बात करते हैं वापस से। लोकसभा से जुड़े जो प्रमुख रोचक तथ्य हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वो तथ्य कहां से होंगे, जब हम पहली लोकसभा से लेकर के 17वीं लोकसभा तक की पूरी कहानी को बहुत ही कम समय में एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रथम लोकसभा की बात करें तो 17 अप्रैल 1952 को प्रथम आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन होता है। 17 अप्रैल 1952 याद रहेगा। प्रधानमंत्री कौन बने हैं, जो भारत की आजादी में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनमें से एक व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, और ये बनते हैं। कांग्रेस पार्टी से बहुमत प्राप्त होता है इनको, और 489 सदस्यों को चुनाव में निर्वाचित किया गया था। अब यहां पे देखिए देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने हैं, तो इनका कार्यकाल रहता है 4 अप्रैल 1957 तक। 5 साल पूरा कार्यकाल पूरा होता है। और यह जो पहला सत्र था पहली लोकसभा का, वह 13 मई 1952 को शुरू होता है। अब यहां पे देखिए पहली लोकसभा में सीधी सी बात है कौन सी पार्टी जीतेगी, जो कि राष्ट्रीय आजादी में, यानी कि देश की आजादी में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो चुनाव जीतेगा कौन, कांग्रेस पार्टी के ही ज्यादातर सदस्य जीतेंगे। अब यहां पे देखिए लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं था, क्योंकि 10% का मानदंड किसी ने पूरा नहीं किया था। जो सदस्यों की कुल संख्या है लोकसभा में मौजूद सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम 10% जो है, 10% संख्या होनी चाहिए विपक्ष के नेता को चुनने के लिए आधिकारिक रूप से, पर वो मौजूद नहीं थी संख्या। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष जैसे पहले ही बताया था गणेश वासुदेव मावलंकर थे। दूसरी लोकसभा 1957 से 1962 तक चलती है, और दूसरी लोकसभा के इस कार्यकाल के दौरान भी बहुमत कांग्रेस के पास रहता है और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। और यहाँ पे कांग्रेस चूंकि पहली लोकसभा के बाद अपनी स्थिति को और मजबूत कर लेती है और उसमें जवाहरलाल नेहरू की छवि और बेहतर बन जाती है। फिर उसके बाद इस दौरान देखा जाता है कि जो कांग्रेस है उसकी सीटें 494 में 371 सीटें थी। फिर यहां पर लोकसभा के अध्यक्ष थे M.A. अयंगर। फिर वहां पे देखा जाता है इसी दौरान राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है चुनाव के पहले, और 1956 के इस अधिनियम के माध्यम से देश को 13 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलते हैं। और यहां पर क्या होता है, भाषाई पहचान के आधार पर नई सीमाएं खींची जाती हैं।
और लोकसभा चुनाव के इतिहास में 1957 एक ऐसा समय था जहां पर कम पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। 4 राष्ट्रीय पार्टियां थी, उसके अलावा 11 जो थे वो राज्य स्तरीय पार्टियां थी। फिर उसके बाद बात आती है तीसरी लोकसभा की। लोकसभा का यह ऐसा कार्यकाल था जो 1962 से 1967 तक चला और बेहद दिलचस्प रहा। यहां पर भी 300 पार हुई सीटें, 361 हुई कांग्रेस के पास। और प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस 5 साल में 3 प्रधानमंत्री हुए। अब ये देखने वाली बात है कैसे। तो देखिए, प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले। अब देखिए, भारत का पहला जो चुनाव हुआ था उसके पहले से वो प्रधानमंत्री थे, यानी कि 15 अगस्त 1947 से प्रधानमंत्री थे और 52 में चुनाव होता है। और उसके बाद वो 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री ही रहते हैं, 27 मई तक। लेकिन उसके बाद उनका देहावसान हो जाता है और उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं प्रधानमंत्री। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसी दौरान सबसे बड़ा काम वो करते हैं कि पाकिस्तान को एक बार 1965 के दौरान पटकनी देते हैं। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का कद जब बहुत बढ़ जाता है और उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है, तभी कुछ समय बाद ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जाती है। और एक बार फिर से गुलजारी लाल नंदा को दूसरी बार 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966 तक के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और फिर उसके बाद में शेष समय के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती हैं। तो इस दौरान हमने देखा बहुत सारी चीजें हुई और इसी दौरान 26 पार्टियां इस बार के चुनाव में थीं। और 26 पार्टियों के बाद चुनाव में जो लोकसभा में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनती है, प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, फिर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक, फिर उसके बाद हमारे अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। अब इसमें देखिए, इतने प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर से इंदिरा गांधी बनती है, लेकिन उनका समय शुरू होता है कब? अगली लोकसभा में। और अगली लोकसभा में देखिए, पूरी प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई थी कि शुरुआत होती है जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद, फिर उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर ताशकंद में जो उनकी मृत्यु होती है, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद पर संभालती हैं। लेकिन उनका जो समय माना जाता है चौथी लोकसभा का माना जाता है। इंदिरा गांधी का दौर शुरू होता है और 1968 से 1970 तक का यह समय रहता है और कांग्रेस को फिर से इस बार बहुमत मिलता है। 283 सीटें मिलती हैं। सीटें कम हुई थी लेकिन बहुमत अभी भी मौजूद था। इंदिरा गांधी पहली देश की प्रधानमंत्री बनती हैं जो चुनाव जीत कर आती हैं। और उसके बाद आप देखें तो नीलम संजीव रेड्डी का चयन किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के लिए। और देखा जाए 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन होता है और उस दौरान फिर उसके बाद राम सुभग सिंह पहली बार विपक्ष के नेता बनते हैं। लेकिन जब विभाजन हुआ उस समय की स्थिति देखिए, 1969 में इंदिरा गांधी की पार्टी को कार्य समिति द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है और वो अपनी अलग पार्टी बनाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंदिरा गांधी ने अपने समर्थक सदस्यों से अलग बना लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिक्विजनिस्ट। और इस नाम से नई पार्टी जब बन जाती है तो फिर अगला चुनाव इसी नाम से लड़ा जाता है। और ये वो समय था जिस दौरान खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए हरित क्रांति भारत में आई थी। और उसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, मतलब कि जो निजी बैंक थे, निजी स्वामित्व वाले बैंक थे, वहां पर स्वामित्व देश की सरकार ने ले लिया उस पर, तो उसे राष्ट्रीयकरण कहा गया। फिर उसके बाद बात आती है 5वीं लोकसभा की। इंडियन नेशनल कांग्रेस है रिक्विजनिस्ट, जो कि इंदिरा गांधी की पार्टी थी, कांग्रेस ही थी ये अपने आप में, 300 पार के आंकड़े को पा चुकी थी, 352 सीटें थी और प्रधानमंत्री बनती हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद इनका कार्यकाल जो का समय निर्धारित होता है कि 1971 से 1977 तक चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ वो अभी आपको बताता हूं। विपक्ष का कोई आधिकारिक नेता नहीं बना था क्योंकि मानदंड पूरा नहीं हुआ था। वो मानदंड जरूरी था 10% का। फिर उसके बाद बात आती है 1970 के दशक के मध्य तक। बाद में फिर एक भारतीय लोक दल के राजनारायण विपक्ष के नेता बनते हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना पहली बार चुनाव में इसी दौरान उतरती है। अब याद रखिएगा 5वीं लोकसभा के दौरान की ही सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। अब यहां 5वीं लोकसभा में सदन के अध्यक्ष में 2 बदलाव हुए। पहली शुरुआत में कौन थे? जीएस ढिल्लों थे, वो पहले से मौजूद थे 1969 से, फिर 75 तक रहे। और फिर उसके बाद 76 में बलीराम भगत भी बने थे जो 77 तक रहे। और इस दौरान देखिए इंदिरा गांधी की सरकार ने, मजबूत सरकार थी, तो कुछ बड़े, एक तो ये था कि गरीबी उन्मूलन का नारा दिया, लक्ष्य रखा। दूसरा प्रीवी पर्स की समाप्ति की, यानी कि जो राजा महाराजा थे उनको आजादी के बाद से ही हर साल एक बड़ी मुश्त राशि दी जाती थी, जिसको उन्होंने बंद कर दिया। उसके अलावा बांग्लादेश के गठन में 1971 में जो बांग्लादेश का गठन होता है, पूरी पाकिस्तान रहता है, वह बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आता है, जिसमें बड़ी भूमिका भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं आसान शब्दों में भारत की रहती है।
उसके बाद आपातकाल लगता है, जहां से इस सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। 1975 में आपातकाल लगता है, 21 महीनों तक आपातकाल लगा रहता है। विपक्ष के कई नेताओं को जेल भेज दिया जाता है, सवाल खड़े होते हैं और जनता को भी थोड़ी सी नाराजगी होती है इंदिरा गांधी की सरकार से। इसीलिए जब अगला चुनाव होता है 1977 में 6वीं लोकसभा का, तो विपक्ष में जो लोग थे जिन्हें जेल भेजा गया था, वो सरकार बनाते हैं और जनता पार्टी की पहली सरकार बनती है। जनता पार्टी सत्ता में आती है और कार्यकाल होता है 1977 से 1979 तक। अब यहां पे देखिए, जनता पार्टी अस्तित्व में आई है, गैर कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री यहां पे बना हुआ है, ठीक है। मोरारजी देसाई ने देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। पहली बार कब हुआ? 6वीं लोकसभा में कोई गैर, मतलब 5 तक तो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री बने और 6वें में कोई गैर कांग्रेसी बनते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाई.बी. चौहान को विपक्ष का नेता नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपातकाल के बाद जब चुनाव में जनता दल आती है सरकार में, वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। तो विपक्ष में इंदिरा गांधी नेता नहीं बनती, विपक्ष के नेता बनते हैं कौन? चौहान, वाई.बी. चौहान। अब देखिए 7वीं लोकसभा का समय आता है। अब देखिए, चुनाव के मामले में एक बड़ी बात है, उसको स्पष्ट समझ लीजिए। कोई भी पार्टी, अगर एक बार कोई भी पार्टी छोड़िए, कोई एक व्यक्ति भी अगर चुनाव हार जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार चुनाव हारेगा। चुनाव जीतने के पहले दिल जीतना पड़ता है। अगर आप लोगों को मना लेते हैं, दिल जीत जाते हैं, तो आप चुनाव जीत जाएंगे। इंदिरा गांधी ने वही किया, लोगों को मना लिया, अपनी गलतियां मानी और उसके बाद फिर से वह चुनाव जीती और फिर से 300 पार हुई, 353 सीटों के साथ सत्ता में आई और इस बार उनका कार्यकाल जो था 80 से 84 तक चला। उसके बाद देखिए, अब प्रधानमंत्री पे वो आ चुकी हैं, बड़े बड़े निर्णय भी ले रही हैं। विपक्ष का नेता यहां पे कोई नियुक्त क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मानदंड नहीं था। उसके बाद सदन का अध्यक्ष इस दौरान बलराम जाखड़ बनते हैं। अब चूंकि इनके जो निर्णय थे, बड़े बड़े निर्णय ले रही थी, उन्हीं बड़े निर्णयों में एक था कि जो अलगाववादी आंदोलन चल रहा था पंजाब में, उसको रोकने के लिए इन्होंने एक प्रयास किया और इस प्रयास में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, जिसके प्रतिशोध में इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। उसकी वजह से देश में अशांति का माहौल होता है और अशांति के माहौल के बाद 8वीं लोकसभा का जब चुनाव होता है तो कांग्रेस पुनः सत्ता में आती है और 400 पार, यानी कि 404 सीटों पर वह बहुमत प्राप्त करती है। उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल 1984 से 1989 तक चलता है। सरकार में जो सत्ता थी वह मजबूत थी, जो शासन था मजबूत था। जो इंदिरा गांधी के पुत्र थे राजीव गांधी, वो प्रधानमंत्री रहते हैं और यहां पर विपक्ष के नेता बनते हैं एच.एन. बहुगुणा। फिर उसके बाद 8वीं लोकसभा के बाद बात आती है कि इस दौरान जो 8वीं लोकसभा का चुनाव होने के बाद जो सदन का गठन होता है, यानी लोकसभा सदन का, उसमें देखिए कौन है? बलराम जाखड़, इन्हें बनाया जाता है दोबारा से अध्यक्ष। 17वीं, इसके पहले वाली लोकसभा में भी, 8वीं के पहले 7वीं में देखिए आपको मिल जाएंगे बलराम जाखड़ यहां पे, इंदिरा गांधी के समय जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। फिर उसके बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हैं तो उस टाइम पे भी बलराम जाखड़ बन जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक ठक्कर आयोग की रिपोर्ट आती है। ठक्कर आयोग क्या था? जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो एक ठक्कर आयोग बनाया गया ठक्कर की अध्यक्षता में। अब ये ठक्कर आयोग क्या कर रहा था? ठक्कर आयोग यह देख रहा था, यह जांच कर रहा था कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई तो इसमें जिम्मेदार कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो जिम्मेदार हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन पर संदेह किया जाना चाहिए, कौन कौन से वो कारण हैं जिस वजह से कुछ लोगों पर संदेह किया जाना चाहिए। ये सारी बातें सामने आती हैं, जिसकी वजह से 63 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि जो सदन था वहां पर एक अलग तरह की अशांति फैल गई थी। अब यहां पर देखिए, फिर जब मामला आगे बढ़ता है, 9वीं लोकसभा आती है, तो भारतीय इतिहास में पहली बार था जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इस बार किसी भी पार्टी को नहीं मिला। 9वीं लोकसभा है जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है और जो जनता दल नीत राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन है उसने सरकार का गठन किया, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इस सरकार का जो गठन होता है वो देखिए, उसमें वीपी सिंह और चंद्रशेखर को बारी बारी से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब यहां पे देखिए, वीपी सिंह कब से कब तक बनते हैं? 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। फिर उसके बाद चंद्रशेखर बनते हैं 19 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। और इस दौरान जो विपक्ष के नेता रहते हैं, कुछ समय के लिए राजीव गांधी रहते हैं, फिर कुछ समय के लिए लाल कृष्ण आडवाणी हो जाते हैं। और सदन के अध्यक्ष कौन थे? रवि रे सदन के अध्यक्ष थे। लोकसभा का कार्यकाल 1989 से 1991 तक रहता है। और ये वो समय था जब मंदिर की और मंडल की राजनीति चल रही थी और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो राम जन्मभूमि वाला जो क्षेत्र था वहां पर भी जो विवादित ढांचा था उसे ढाया जा चुका था और वो राजनीति चल रही थी उस दौरान।
फिर उसके बाद 10वीं लोकसभा का जब चुनाव आता है तो 232 सीटों पर बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आती है और 1991 से 1996 तक लोकसभा का कार्यकाल इसका होता है और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के बड़े नेता थे, वो इस दौरान बीजेपी के यानी कि पार्टी में रहते हुए विपक्ष के नेता बनते हैं और शिवराज पाटिल को सदन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। फिर उसके बाद यहां पर जो बड़ी बात थी, जो मैंने आपसे बताया था, जो विवादित ढांचा का मुद्दा जो चल रहा था वह यहां पर देखने को मिलता है कि उसे ध्वंस किया जाता है। फिर उसके बाद यही वो समय था जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, ये उसी समय की सारी बातें हैं। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते हुए आर्थिक सुधार किए जाते हैं। इस आर्थिक सुधार के क्रम में क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से देश की जो अर्थव्यवस्था है, जहां पर उसे एक तरफ उसे अपना सोना गिरवी रखना पड़ रहा था, उसके पास पर्याप्त विदेशी धन नहीं था, वहां पर वह फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को एक मजबूर रफ्तार देने के लिए, अर्थव्यवस्था में एक पकड़ बनाने के लिए 3 चीजें करता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर 11वीं लोकसभा का चुनाव आता है और इस चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। संयुक्त मोर्चा गठबंधन कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाती है और यहां पे लोकसभा कार्यकाल कितना 1996 से 1998 तक रहता है। अब देखिए, इस संसदीय कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा और आईके गुजराल प्रधानमंत्री बनते हैं। ये पूरे संसदीय कार्यकाल में 1996 से 1998 तक में। अब इसमें देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, 16 मई 1996 को। तो याद रखिएगा, बहुत ही कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे, सिर्फ 13 दिन के लिए। 1996 वो वर्ष था। उसके बाद एचडी देवगौड़ा बनते हैं 21 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। फिर आईके गुजराल बनते हैं 21 अप्रैल 1997 से 1998 तक। 3 प्रधानमंत्री बनते हैं और विपक्ष के नेता उस दौरान थे शरद पवार। और लोकसभा का अध्यक्ष उस वक्त कौन था, पीए संगमा उसके अध्यक्श नियुक्त किए गए थे। और ये पहली बार था, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी थी पहली बार थी जिसने अपनी सर्वाधिक सीटें प्राप्त की थी। और सर्वाधिक सीटें कितनी थी, 161 सीट थी। इतनी सीटें बीजेपी को पहले कभी नहीं आई थी। चूंकि सरकार स्थिर थी, बहुत ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और 13 दिन की जो बीजेपी की सरकार थी वो तो थी ही, लेकिन जो पूरा लोकसभा का कार्यकाल रहा वो कितने समय तक के लिए रहा, तो वह देखिए वर्ष 1996 से 1998 तक के लिए रहा। फिर उसके बाद देखिए 12वीं लोकसभा की बात आती है, बीजेपी फिर सत्ता में आती है और 182 सीटें इस बार बीजेपी के पास थी, लेकिन एनडीए के रूप में मतलब कि कुछ और पार्टियों के साथ गठबंधन करती है और 1998 से 1999 तक इस लोकसभा का कार्यकाल होता है। और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। और इस बार विपक्ष में नेता कौन है, सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की लीडर थी। और उसके बाद देखिए, जो जीएमसी बालयोगी थे वो सदन के अध्यक्ष बनते हैं। पहली बार सोनिया गांधी विपक्ष की नेता बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। और लोकसभा की यह जो बैठक थी, यानी कि लोकसभा का जो कार्यकाल था, यह बहुत छोटा था। आप देखें तो यह 12वीं लोकसभा 1998 से 1999 तक ही चली, 2 साल भी नहीं चली थी। फिर 13वीं लोकसभा का समय आता है और चुनाव में इस बार फिर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती हैं और 182 सीटें मिलती हैं और गठबंधन के साथ वह फिर सरकार बनाती है, एनडीए के रूप में सरकार आती है उसकी। और इस बार वह पूरा कार्यकाल अपना 5 साल का निभाती है, पूरा करती है 1999 से 2004 तक में। और यहां पर प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं और सोनिया गांधी विपक्ष की नेता रहती हैं। और इस दौरान जो मनोहर जोशी होते हैं वो सदन के यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। फिर उसके बाद यहां पर प्रमुख तथ्य है कि ये पूरा कार्यकाल पहली बार किसी ने 5 साल पूरे किए थे जो गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो देखिए, गैर कांग्रेसी सरकार ये कब आई, 1999 से 2004 में 5 साल पहले। आप देखिए, जनता दल की सरकार आ चुकी थी, लेकिन 5 साल पूरे उसने नहीं किए थे, 3 साल ही रहे, लेकिन ये 5 साल पूरे कर रहे हैं। आजाद हुआ था भारत 1947 में, पहला चुनाव 1952 में हुआ और 1999 आ गया। कई साल लगे, 50 साल से थोड़ा सा कम का समय था, तब जाके कहीं जाकर के 5 साल का कार्यकाल पूरा देखने को मिलता है। फिर देखिए, यहां पर आर्थिक बुनियादी ढांचे के लिए भी उल्लेखनीय कार्य अटल बिहारी सरकार द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए, जो सेज की बात होती है, जो सेज था, विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात होती है, वो देखने को मिलता है। 14वीं लोकसभा का समय आता है, देखिए 145 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आती है और उसके बाद एक गठबंधन है, गठबंधन का नाम क्या है, यूपीए, जिसको बोलते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसमें अन्य कुछ पार्टियां हैं, वो सब मिलकर यूपीए कहलाती हैं, जिसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी है। और एनडीए में देखिए कौन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उसको एनडीए बोलते हैं,
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी बड़ी पार्टी है। इस लोकसभा का कार्यकाल 2004 से 2009 तक रहता है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष के इस दौरान नेता रहते हैं और सोमनाथ चटर्जी को सदन का अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए 15वीं लोकसभा आती है। 14वीं लोकसभा में कांग्रेस का शासन था, फिर 15वीं लोकसभा आई तो फिर कांग्रेस आती है 206 सीटों के साथ में, और फिर यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको यूपीए बोलते हैं, यूपीए की सरकार आती है और यूपीए की सरकार फिर से 5 साल के लिए 2009 से 2014 तक चलती है और यहां पर फिर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहते हैं और सुषमा स्वराज इस बार विपक्ष की भूमिका पर आती हैं, अब तो इस दुनिया में नहीं है। मीरा कुमार सदन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। फिर उसके बाद मीरा कुमार सदन का अध्यक्ष, देखिए एक पहली बार महिला सदन के अध्यक्ष बन रही हैं। 16वीं लोकसभा आती है। 16वीं लोकसभा में देखें तो 282 सीटों पर विजय के साथ भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए आती है सत्ता पे। एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी है, तो यहां पर जो प्रधानमंत्री बनते हैं बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी बनते हैं और 2014 से 2019 तक ये प्रधानमंत्री पद के रूप में रहते हैं, अपना पहला कार्यकाल पूरा करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। उसके बाद देखिए जब ये यहां पे प्रधानमंत्री बने 16वीं लोकसभा में, तो यहां पर भाजपा के महत्वपूर्ण बहुमत के कारण तथा किसी भी विपक्षी दल द्वारा 10% की सीट नहीं हो पाई थी, उस मानदंड को पूरा नहीं कर पाए थे, विपक्ष का कोई आधिकारिक नेता नहीं था। सुमित्रा महाजन इस दौरान अध्यक्ष नियुक्त होती हैं। फिर उसके बाद देखिए ये वो समय था, कार्यकाल था जब प्रधानमंत्री के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। एक तो जीएसटी लाया गया, विमुद्रीकरण किया गया, नोटबंदी की गई, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान जैसे बहुत सारे कार्य किए गए। इसके अलावा आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला था। ये बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो समय था या वो पहला जो कार्यकाल था वो अपने आप में पहला इस वजह से भी महत्वपूर्ण था कि पूरी आजादी के बाद में पहली बार किसी को स्पष्ट बहुमत मिला है जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी। फिर उसके बाद 17वीं लोकसभा आती है और 17वीं लोकसभा में देखिए 303 सीटों के विजय के साथ भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में आती है। अब यहां पे इस लोकसभा कार्यकाल 2019 से अभी तक रहा। अब तो 18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू होने को है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में यहां पर दूसरी बार जब शपथ ली, अब समय आ गया है, चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और एनडीए का जो सीट है वह ज्यादा है। अभी जो आंकड़े दिखाई देते हैं, कुछ दिनों में तय हो जाएगा प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। फिलहाल की स्थिति में यह दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन सारे समीकरणों को देखने के बाद अंतिम रूप से जब तक शपथ ना ले ली जाए तब तक हम कह नहीं सकते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे तो हम उस बात का इंतजार कर लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, यहीं तक हमारी जानकारी थी। यहाँ पे कुछ बातें हैं कि विपक्ष का नेता जो 17वीं लोकसभा था वहां पर भी कोई नहीं बन पाया था और अध्यक्ष जो थे ओम बिरला थे। ये महत्वपूर्ण बातें आपको पता भी होंगी क्योंकि ये करंट की बातें थी। यहां पर हमारी बात समाप्त होती है। अगली लोकसभा यानी कि 18वीं लोकसभा का जब गठन होगा उस पर भी एक चर्चा करेंगे हम विस्तार से। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।